ओके बेटा, सो हम आ चुके थे in the last lecture. We have done a lot of things like the epithelial tissues. We have done everything in that. Okay, so let's just have a quick look. I told you about cuboidal epithelium, simple columnar, simple squamous, and we are also doing this pseudostratified columnar epithelium. तो मैंने आपको बताया था कि जो क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है उसके क्यूब शेप सेल्स होते हैं और मोस्टली हमें कहाँ मिलता है, दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में और ग्लैंडुलर डक्ट्स में, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स. तो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप कि हमें किडनी ट्यूब्यूल्स में मिलता है और कहाँ मिलता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में. ठीक है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम मैंने आपको बताया था और एक बताया था मैंने आपको सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम. ओके, सॉरी. तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है, मैंने आपको बताया था, इसमें बड़े बड़े सेल्स के ऊपर ऐसे सीलिया बन जाते हैं और ये मोस्टली हमें लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में एंड लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया में मिलते हैं. और ये ट्रैकिया में क्या कर रहे हैं, जैसे इंटेस्टाइन्स में तो ये विली फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं और फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, विली बन जाएंगे तो फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प होगी. और ट्रैकिया में क्या कर रही है, ये जैसे म्यूकस हो गया, जैसे जस्ट नाउ आई स्नीज्ड, है ना, मैंने छींका, तो क्या होगा, जो म्यूकस इकट्ठा हो रहा है वो सब सेंट्रल एयरवेज में, ट्रेकिया के अंदर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, जो कॉलमनर एपिथेलियम बना रहा है, वो जो सीलिया है वो क्या करेंगे, वो म्यूकस को आगे की तरफ पुश करेंगे सेंट्रल एयरवेज की तरफ, सो दैट म्यूकस बॉडी के बाहर जा सके. ओके, नाउ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मैंने आपको बताया था, दे आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ माउथ, इसोफेगस. ठीक है, इसोफेगस में भी मिलेगा आपको, नेजल कैविटीज में भी मिलेगा. और मोस्टली हमें इंजरीज से, हार्मफुल केमिकल्स से, बॉडी को ड्राई होने से बचाते हैं. ठीक है, ओके. तो नेक्स्ट हम आते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम पे. ये है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ठीक है, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम. ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ, नॉट फुली कॉलमनर, इट इज अ काइंड ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम. ठीक है, यहाँ क्या होता है, इट कंटेन्स सम लार्ज सेल्स विच सिक्रीट सम केमिकल सब्सटेंसेस. इनमें कुछ बड़े बड़े ऐसे सेल्स बन जाते हैं ऐसे, और ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस सेक्रेट करते हैं, क्योंकि इनमें कुछ सेक्रेटरी यूनिट्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ सेक्रेट करती है. तो इस एरिया में सेक्रेशंस करेंगे. ठीक है, दे सेक्रेट सम सब्सटेंसेस. सो सच सेल्स आर कॉमन इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स. तो ये मोस्टली हमें कॉमन होते हैं, ये दे आर कॉमन इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स. ठीक है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स माने जो स्टमक में बनाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेट करते हैं, और इंटेस्टाइन में बनाएंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो इंटेस्टाइनल जूसेस सेक्रेट करेंगी. ठीक है, अब गैस्ट्रिक जूसेस तो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, सेम वे इंटेस्टाइनल जूसेस भी डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है वो कहीं कहीं जगहों पे ऐसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाता है. जो कॉलमनर एपिथेलियम के सेल्स होते हैं वो ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं. ठीक है, टू फॉर्म कॉम्पैक्ट एंड हॉलो ट्यूबुलर ग्लैंड्स. तो ये कॉम्पैक्ट और हॉलो ट्यूबुलर ग्लैंड्स बन जाते हैं, अंदर की तरफ ये फोल्ड हो जाएंगे. ठीक है, तो जो कॉलमनर एपिथेलियम के सेल्स हैं, when they get folded inside, they form a hollow tubular type of structure which has secretory units, and they secrete some chemical substances in the spaces. So these are called, they're mostly present in stomach, intestines, forming different type of glands. Okay, तो फॉर एग्जाम्पल इनमें और भी होते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स में भी ये प्रेजेंट होगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स में होगा, टीयर ग्लैंड जो कि आंखों में से टीयर को सेक्रेट करते हैं, टीयर ग्लैंड्स, और इनको हम लक्राइमल ग्लैंड्स भी कहते हैं. लिवर भी एक ग्लैंड है, लिवर में भी आपको ग्लैंडुलर एपिथेलियम बहुत सारा मिलेगा, क्योंकि लिवर से क्या सेक्रेट होता है, बाइल जूस. ठीक है, सो नेक्स्ट हम आते हैं आपका फंक्शंस
कलेक्टिव फंक्शंस एपिथेलियल टिश्यूज के क्या फंक्शंस है हमारे, कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारा स्किन को प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल इंजरीज से बचाता है, हार्मफुल केमिकल से बचाता है, इन्वेडिंग बैक्टीरिया, मतलब ये सब चीजें हमारी बॉडी में नहीं आएंगी, ठीक है। सेंसेशन भी प्रोवाइड करता है समटाइम्स, इट ऑल्सो प्रोवाइड सेंसेशंस, लाइक कैसे सेंसेशंस हो सकती हैं, जैसे अगर ये हमारे आईज में होगा, स्टिमुलाई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टिमुलाईज से हमें क्या कराएगा, हमें पता चलेगा कि हाँ ये स्टिमुलाई आ रहा है, और हमें पता रहेगा कि हाँ ये लाइट है या डार्क है। जैसे सपोज बहुत ज्यादा लाइट होती है या बहुत ज्यादा डार्क एरिया होता है, तो उसमें भी ये चीज हमें नजर आती है। ओके, सो दीज आर द टाइप ऑफ स्टिमुलाई। टेम्परेचर, ओके, और स्किन में अगर होगा तो टेम्परेचर्स, आई में होगा तो लाइट से हमें इंट्रोड्यूस कराएगा और उसमें हमें डिफरेंस पता चलेगा। ईयर में होगा तो साउंड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, नोज में होगा तो स्मेल पता करने में हेल्प करेगा। तो मोस्टली ये स्टिमुलस ये हमें सेंस करवाते हैं कैसा टाइप का स्टिमुलस मिल रहा है। सेक्रीशन कराते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर एपिथेलियम है ये एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। दे आर स्पेशलाइज्ड टू सेक्रेट स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस लाइक एंजाइम, हार्मोन्स, फ्लूइड्स, ओके। एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, जैसे कॉल्यूमनर एपिथेलियम जब उसमें बहुत बड़े बड़े सीलिया ऐसे बन जाएंगे तो विलाई बना देंगे, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होंगे तो फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये सब जो था ये सारा स्टोरी था आपका एपिथेलियल टिश्यूज का, ठीक है। नाउ हम आ रहे हैं आपके कनेक्टिव टिश्यूज में। तो जो कनेक्टिव टिश्यूज है ये क्या करते हैं, दे मेनली बाइंड्स एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज। अब नाम इनका कनेक्टिव है तो कनेक्टिव का मतलब है कि किसी ना किसी को ये बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। मेनली बाइंड एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज एंड इट कंटेन्स स्पार्सली पैक्ड सेल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो कनेक्टिव टिश्यूज है ये बाइंडिंग टिश्यू है और ये क्या कर रहे हैं, दे कंसिस्ट ऑफ स्पार्सली पैक्ड सेल्स। इनमें कुछ सेल्स होते हैं ये स्पार्सली पैक्ड है और ये स्कैटर्ड फॉर्म में, मतलब स्पार्स का मतलब है कि इधर उधर स्कैटर्ड है थ्रू आउट एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो इनकी जो मैट्रिक्स होती है वो बहुत अबुंडेंट होती है, किसी किसी में मैट्रिक्स बहुत अबुंडेंट है, किसी किसी में नहीं है, किसी में ड्राई मैट्रिक्स है, किसी में जेली लाइक मैट्रिक्स है, किसी में लिक्विड मैट्रिक्स है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स होती है, लिक्विड मैट्रिक्स होती है, जेली लाइक मैट्रिक्स होती है, सॉलिड मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है, ओके फाइन। सो लेट्स हैव अ gap. Right. So we are going to start with the two main components of connective tissues. सबसे पहली चीज जो होती है वो है मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो मोस्टली प्रोटीन फाइबर से बनी होती है और ग्राउंड सेल, ये ग्राउंड सब्सटेंस है सारा जो पिंक कलर का आप देख रहे हो, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े आप देख रहे हो सब फाइबर्स है, ठीक है। और ये है आपके सेल्स, ठीक है। अब सेल्स जो होते हैं दे आर नॉट यूजुअली टचिंग ईच अदर। आप देख रहे हो कि एक बहुत दूरी पे सेल्स प्रेजेंट है, दे आर नॉट टचिंग ईच अदर। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, वेल वेस्कुलराइज, मतलब ब्लड सप्लाई काफी अच्छी होती है, ठीक है, ठीक है। सो इनको हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इनमें अबुंडेंस ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है। मैट्रिक्स काफी सारी है लेकिन जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, मतलब सेल के अंदर का सब्सटेंस काफी सारा, उसमें फाइबर है, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस है, प्रोटीन है, ठीक है। और सेल्स आपस में टच नहीं कर रहे हैं, वेल वेस्कुलराइज्ड है, मतलब खूब सारी ब्लड सप्लाई है इनके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या क्या होता है थोड़ा सा इसको डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी, जिससे कि आपको पता रहे कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एक्चुअली में है क्या।
and what does it contains. Okay, so extracellular matrix consists of ground substance that I told you. उसके अलावा ground substance के अलावा they have fibers also. तो ground substance क्या होता है? It is a material in space around the cell. जैसे ये सेल है, इसके आसपास जो भी सब्सटेंस है वो ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है, और बीच में ये सेल है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे सेल्स होंगे और उनके अराउंड ग्राउंड सब्सटेंसेस होंगे जिसमें मोस्टली प्रोटीन और फ्लूइड होगा। तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो फाइबर की फॉर्म में होते हैं, प्रोटीन्स फाइबर की फॉर्म में होते हैं और वो एक फ्लूइड में एम्बेडेड होते हैं। कहीं ना कहीं तो फ्लूइड तो हो गए, क्योंकि फ्लूइड क्या है, वो मेन सॉल्वेंट है जिसमें सारे प्रोटीन्स डिसॉल्व होंगे। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ फाइबर, प्रोटीन फाइबर्स. We can say collagen fiber, elastic fiber, reticular fibers. Okay, collagen fiber जैसे आपने देखा होगा क्रीम्स भी आती हैं आजकल जिसमें बोलते हैं कोलाजन बूस्ट करता है आपकी स्किन का, एजिंग कम करता है। तो एक्चुअली जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं, कोलाजन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं। ये हमारी स्किन को यंग रखने में हेल्प करते हैं। इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं, जैसे सपोज हम जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाएंगे तो क्या होगा, हमारी स्किन जो है वो उसके अंदर रिंकल्स आ जाएंगे। और रिंकल्स क्यों आ रहे हैं? ड्यू टू लैक ऑफ कोलाजन फाइबर्स। तो कोलाजन फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमारी स्किन को टाइट रखने में हेल्प करते हैं। ओके, यंग एंड यूथफुल। इलास्टिक फाइबर्स मोस्टली इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये थिन होते हैं और इनमें ब्रांचिंग बहुत होती है और ये स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। रेटिकुलर फाइबर्स जो है ये भी कोलाजन के बने, थिन ब्रांचिंग होती है, इनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ओके, सो दीज टाइप ऑफ फाइबर्स आर प्रेजेंट इन दी ग्राउंड सब्सटेंस। तो ग्राउंड सब्सटेंस में 3 टाइप के प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जो कि फ्लूइड में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है बेटा। ओके, okay, so next is, if you see here, these are the diagrammatic explanation of every tissue. Now next we are going to learn the next, that is broad categories जो मैंने आपको दी है यहाँ पे। ये broad categories में हमने टिश्यूज को डिवाइड किया, कनेक्टिव टिश्यूज को। तो कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर आता है, ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, ये सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में मैट्रिक्स सॉफ्ट होती है और लेस रिजिड होती है। मतलब इसकी मैंने अभी आपको मैट्रिक्स के बारे में बता दिया है कि मैट्रिक्स क्या होती है। उसमें 3 तरह के प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जो कि फ्लूइड में एम्बेडेड होते हैं। तो जहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में बहुत सारे फाइबर्स होंगे, प्रोटीन फाइबर्स, वो मैट्रिक्स सॉफ्ट होगी और लेस रिजिड होगी। इनमें 2 डिविजन होते हैं, लूज एंड डेंस। लूज में एरियोलर और एडिपोज आते हैं और डेंस में टेंडन और लिगामेंट्स आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके दिमाग में यही था पहले मेरे ख्याल से कि जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है ना, वो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसका मतलब है कि यहाँ मैट्रिक्स जो है वो सॉफ्ट है। अभी जस्ट मैंने आपको जो मैट्रिक्स बताई है वो जिसमें 3 तरह के फाइबर्स थे, रेटिकुलर, कोलाजन, इलास्टिक। तो ज्यादा ये फाइबर्स हमें इनमें मिलते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में। तो इनकी जो मैट्रिक्स है वो 2 टाइप में डिवाइडेड है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस। तो लूज में एरियोलर और एडिपोस आता है और डेंस में टेंडन लिगामेंट्स आते हैं, ठीक है। सपोर्टिव वाले में जो मैट्रिक्स है ना वो काफी सॉलिड होती है, या सेमी सॉलिड भी बोल सकते हो या बहुत रिजिड भी बोल सकते हो। तो ये है आपके बोन्स एंड कार्टिलेज, ये आते हैं आपके सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में जिनकी मैट्रिक्स बहुत सॉलिड है, ठीक है। यहाँ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इनकी जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड फॉर्म में होती है, मोस्टली वाटरी, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, इसीलिए अलग है बिल्कुल। तो इनमें ब्लड और लिम्फ आता है, ठीक है। ओके बेटा, इज दैट मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ वी कम ऑन टू द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मोस्टली वाइड स्प्रेड टिश्यू है। ये हमें एपिडर्मिस के नीचे मिलता है, बीनीथ द एपिडर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है। और ये स्किन को इलास्टिक रखता है। तो इट फॉर्म्स सबक्यूटेनियस लेयर अटैच स्किन टू द अंडरलाइंग टिश्यूज, ठीक है। या आप सिंपली इसको ये बोल सकते हो, लोकेशन इसकी मैं आपको बता देती हूँ। मोस्टली इट इज प्रेजेंट बीनीथ एपिडर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है। और स्किन को इलास्टिक बनाने में हेल्प करता है। तो जैसे अगर आप अपना हैंड देखो, उसकी जो स्किन है उसको आप लिफ्ट करोगे और फिर एकदम से छोड़ दोगे तो वापस अपनी जगह पर चली जाएगी। सेम यही वाला टेस्ट अपने दादू और दादी पे जाके करो। तो जैसे ही आपने हैंड की स्किन को उठाया, ठीक है, और छोड़ा, तो आप देखोगे वो एकदम से नीचे नहीं जाती है,
इट टेक्स सम टाइम। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एरिकुलर टिश्यू होते हैं उनमें बहुत सारा कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। तो जैसे जैसे कोलेजन टिश्यूज कम होते जाते हैं इस एजिंग के साथ साथ, वैसे वैसे आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी, वो भी कम हो जाती है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, एडिपोसाइट्स, इन सब चीजों से ये वाला जो टिश्यू है वो बना होता है। तो जो आपका ये अलग अलग टाइप के मैंने आपको सेल बताए, ये इरेगुलर टिश्यू में होते हैं। जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट जो अलग अलग तरह के फाइबर सेक्रेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स। मैक्रोफेजेस वो होते हैं, ये दे आर फॉर्म ऑफ WBCs, जो फॉरेन एजेंट से फाइट करने में हेल्प करते हैं। जैसे आपकी स्किन के आसपास कोई फॉरेन एजेंट आ गया, उसको वो मार के भगा देते हैं। प्लाज्मा एंड मास्ट सेल्स, ये स्किन एलर्जीज में काम आते हैं। कोई स्किन एलर्जी आपको होगी तो मास्ट सेल क्या करेंगे, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस सिक्रीट करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपको एलर्जी हुई है, तो आपको इचिंग, रेडनेस, ये सब शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मास्ट सेल बेसिकली हिस्टामिन सेक्रीट करते हैं। हिस्टामिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो एलर्जी के टाइम पर सिक्रीट होता है, जब आपको एलर्जी हुई है। ठीक है, एडिपोसाइट्स फैट सेल्स होते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं आपके एडिपोज टिश्यूज पे। एडिपोज टिश्यूज क्या होते हैं बेटा? एडिपोज टिश्यू मोस्टली जैसे कि नाम आपको बता रहा है एडिपोज, एडिपोज का मतलब होता है जहां फैट हो। एडिपोज टिश्यू जो है ये फैट कंटेनिंग टिश्यूज होते हैं। ये जो एडिपोसाइट्स है, जैसे एक बड़ा सा सेल होता है, उसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ अ बिग फैट ग्लोब्यूल, और न्यूक्लियस जो है साइड में शिफ्टेड होता है। तो यहाँ आपको न्यूक्लियस दिखेगा, और ये जो है आपका ये फैट ग्लोब्यूल है बड़ा सा, जिसके अंदर फैट जमा होगा। ठीक है, या फैट ड्रॉपलेट भी बोल सकते हो। तो इट इज प्रेजेंट डीप टू द स्किन, स्पेशली एट साइड्स, बटक, ब्रेस्ट। तो जहाँ पे पैडिंग हमें चाहिए होती है, जैसे बटक्स में बहुत सारा एडिपोस मिलेगा, ब्रेस्ट में, फीमेल ब्रेस्ट जो होती है उनमें, बटक्स में, स्किन के जस्ट डीप में, डीपर साइड में, आई बॉल्स के अराउंड, किडनी के अराउंड हमें ये मिलता है एडिपोस टिश्यू। तो ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फैट को। ठीक है, एंड मोस्टली फाउंड अंडर द forms, they mostly found padding under the skin around the kidneys, eyeball। तो किडनी के जस्ट ऊपर, जैसे आपने देखा है किडनी जो होती है ना, ये हमारी किडनीज है, इनके जस्ट ऊपर कुछ ऐसे ऐसे बॉडीज मिलेंगी आपको, जिनको हम लोग फैट बॉडीज कहते हैं। ठीक है, और यहाँ इन्हीं फैट बॉडीज पे आपके एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ काफी सारा फैट मिलेगा आपको। ठीक है, इट प्रोवाइड्स पैडिंग एंड कुशंस। ऑब्वियसली जहाँ एडिपोज टिश्यू ज्यादा, तो पैडिंग तो हमें मिलेगी। जो बहुत पतला इंसान होता है उसको, वो कहीं भी बैठेगा उसको चुभेगा सरफेस। ठीक है, तो पैडिंग देता है, कुशनिंग प्रोवाइड करता है, और शॉक एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और बहुत सारी एनर्जी स्टोर करता है, क्योंकि जब हम रनिंग कर रहे हैं, जब हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एडिपोज टिश्यू में जो स्टोर्ड फैट है वही हमें एनर्जी मोस्टली प्रोवाइड करता है उन केसेस में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम टेंडन्स और लिगामेंट पे। अब ये दो जो है, ये है आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो आपने पहले पढ़े थे वो थे आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये चीज में, कि जो आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो एरियोलर एडिपोज है, और डेंस वाले हैं आपके टेंडन, लिगामेंट। तो टेंडन, लिगामेंट जो होते हैं, इनमें जो फाइबर्स होंगे वो डेंसली पैक्ड होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे। तो इनमें जो मैट्रिक्स है ना, वो उसमें फाइबर्स जो होंगे वो टाइटली पैक्ड होंगे। वहां लूजली पैक्ड थे, यहाँ पे अरेंजमेंट जो है फाइबर्स की वो टाइटली पैक्ड है। तो यहाँ टाइटली पैक्ड प्रोटीन फाइबर्स होंगे। ठीक है, एंड द लिगामेंट, बेसिकली अगर हम लिगामेंट की देखें तो लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक बोन बनाई, ठीक है, तो इन दोनों बोन्स के बीच में जो कनेक्शंस होंगे, जो इन दोनों बोन्स को बीच में जोड़ रहे हैं ऐसे, सॉरी, तो इन दोनों बोन्स को जो बीच में से ऐसे जोड़ रहा है वो है आपका लिगामेंट। यहाँ पे ये क्या है बेटा, दिस इज लिगामेंट। ठीक है, तो लिगामेंट जो होते हैं, दे हैव टफ कोलेजन कंबाइंड विद फ्लेक्सिबल इलास्टिक। इनमें कोलेजन भी होता है और फ्लेक्सिबल इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके टेंडन्स एंड लिगामेंट। तो टेंडन्स जो होते हैं ये बोन टू बोन कनेक्ट होते हैं, बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद टेंडन्स क्या करते हैं, मसल टू बोन कनेक्ट करते हैं। देखो ये जो मसल है यहाँ से, इस बोन से निकल के ये इस वाली बोन तक जा रही है। ठीक है, तो टेंडन बेसिकली है क्या, तो यहाँ से टेंडन ऐसे निकलेगा, ये टेंडन है,
ठीक है, और टेंडन के बाद यहाँ से निकलेगी मसल बेली। ये मसल बेली निकली, यहाँ बहुत सारे मसल फाइबर्स आए, और अगेन this muscle when it goes to another bone, this is going with the help of टेंडन। तो मैं टेंडन को ना व्हाइट कलर से दिखा देती हूँ, ये टेंडन है आपका, इसे मैंने आपको लिगामेंट दिखाया, तो ये आपका टेंडन हो गया, ठीक है, और ये आपका मसल बेली, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया टेंडन। तो टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन एंड देयर व्हाइट कलर बैंड्स प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ कोलाजन। तो टेंडन में मोस्टली हमें क्या मिलता है, कोलाजन, एंड लिगामेंट में मोस्टली हमें क्या मिलता है, कोलाजन के साथ साथ इलास्टिन फाइबर। तो थोड़ा सा इलास्टिक भी होता है, टेंडन ज्यादा इलास्टिक नहीं होते हैं, लिगामेंट ज्यादा इलास्टिक और से फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ टेंडन की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज पे। तो जो सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो हमारे पास कार्टिलेज और बोन होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज एंड बोन। So cartilage is a specialized form of connective tissue and its matrix is mainly made up of collagen and elastin fibers. तो इनके अंदर क्या है, ये कार्टिलेज बेसिकली क्या है, नॉन पोरस है। सबसे पहली बात, इनमें कोई पोर्स नहीं है, नॉन पोरस टिश्यू है ये, कोई पोर्स नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इनका जो मैट्रिक्स है वो बहुत थिकन्ड है, ठीक है, थिक मैट्रिक्स, ओके। और तीसरा, इनमें कोई ब्लड वेजल्स नहीं है, कोई नर्व सप्लाई नहीं, नो ब्लड वेजल्स, नो ब्लड वेजल्स, इट हैज नो ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स, ठीक है। और ये जो है वो सेमी ट्रांसपेरेंट है और इलास्टिक है, मतलब इनकी जो मैट्रिक्स है वो सेमी ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, एंड इलास्टिक, मतलब बहुत ज्यादा इलास्टिक भी नहीं है, बट थोड़ी बहुत इलास्टिक है, ठीक है। तो कार्टिलेज मोस्टली, जैसे आप अपनी नोज की टिप को हिला सकते हो, है ना, नोज की टिप पकड़ो उसको हिला सकते हो, लेकिन नोज को ऊपर वाला जो एरिया उसको नहीं हिला सकते, ठीक है। तो मोस्टली जो हमारी कार्टिलेज है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस थोड़ा सा देते हैं ये, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस मीन्स इसमें आप ये क्या करेंगे, ये बोन के आसपास ही कहीं ना कहीं दो बोन्स के बीच में मिलेंगे, और दोनों बोन्स के बीच में थोड़ा सा कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो दे आर फर्म, मतलब फर्म भी है और फ्लेक्सिबल भी है, दोनों चीजें हैं, क्योंकि यहाँ कोलेजन फाइबर्स काफी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, दोनों चीजें हैं। जैसे नोज की टिप को मूव कर सकते हो, लेकिन ये निकल तो नहीं देना अपनी जगह से, अपनी ही जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। मैट्रिक्स कंटेनिंग अप टू 80% ऑफ वाटर, 80% इसमें पानी होता है, बाकी सब फाइबर होता है। एवैस्कुलर मीन्स यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है, नो ब्लड सप्लाई, एवैस्कुलर, नो नर्व टिश्यू, ठीक है। तो इनके जो सेल्स होते हैं कार्टिलेज के सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट आर दी कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली कार्टिलेज की मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, ओके। तो कार्टिलेज के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है आपका। द कार्टिलेज यू कैन फाइंड ऑन द टिप ऑफ नोज, नोज की टिप पे प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। एक्सटर्नल आपका जो ईयर है, जो पिन्ना है ईयर का, एक्सटर्नल ईयर, उसको भी आप कुछ भी मोड़ तोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो मतलब फ्लेक्सिबल है, लेकिन वो टूट नहीं रहा है, ठीक है। ट्रैकिया की जो रिंग्स होती हैं, जिनको हम लोग ट्रैकियल रिंग्स कहते हैं, की कार्टिलेज से ही बनी है। ब्रोंकियल ट्यूब भी कार्टिलेज की बनी है, जो लंग्स में जाती है, ठीक है। एंड देर ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन वर्टिब्रे, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिबल कॉलम्स वर्टिब्रे से ढकी हुई है, तो वो वर्टिब्रेस की में भी आपको कार्टिलेज मिलेगा, ओके। एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, एट एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो मैंने आपको यहाँ बोन्स बना के दिखाई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो आई जस्ट ड्रॉ अ बोन हियर, तो सपोज करो इफ आई एम ड्रॉइंग अ बोन ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है
ये एंड है लॉन्ग बोन का, तो ये शाइनी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा यहाँ पे दोनों बोन्स के एंड पे। तो ये क्या है आपका कार्टिलेज, क्या है बेटा, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज जो लॉन्ग बोन्स के बिटवीन जो लॉन्ग बोन्स होता है कार्टिलेज, ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शनल फोर्सेस, इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शनल फोर्सेस बिटवीन टू बोन्स। फ्रिक्शनल फोर्सेस को प्रिवेंट करता है, दो बोन्स जब जब मूव करेंगी तो वो घिसेंगी ना आपस में, है ना, दे विल रब अगेंस्ट ईच अदर, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस को वो प्रिवेंट करता है। अगर ये कार्टिलेज नहीं होता तो कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन होता रहता और बोन का जो सरफेस है वो बहुत जल्दी डिब्राइड हो जाता, खराब हो जाता। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, फाइन। सो नाउ नेक्स्ट इज द कनेक्टिव टिश्यू बोन। हमारा जो नेक्स्ट टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज बोन। तो बोन की जो मैट्रिक्स होती है, बोन एक बहुत ही हार्ड और पोरस टिश्यू है। जैसे कार्टिलेज नॉन पोरस था, ये पोरस है। बोन में आपको जब आप बोन देखोगे ना, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको पता होगा कि बोन में छोटे 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 जैसे पूरे में छेद होते हैं। बोन पूरा पोरस होता है और कितना हार्ड होता है, इसको तोड़ोगे तो अंदर सब कुछ बिल्कुल हार्ड दिखेगा। इनके जो मैट्रिक्स है बिल्कुल हाईली हाईली यू नो वेरी वेरी ड्राई। वाई? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम। इनकी जो मैट्रिक्स है वो हाईली कैल्सिफाइड है, तो देयर मैट्रिक्स इज कैल्सिफाइड। बहुत सारा कैल्शियम है जिसकी वजह से वो जम गई है, कैल्सिफाइड मैट्रिक्स। ओके, कंटेन मैनी कोलेजन फाइबर ऑस्टियोसाइट्स। मींस ऑस्टियोसाइट्स क्या है, दे आर बोन फॉर्मिंग सेल्स। और जैसे कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स थे, ये बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, बोन बनाते हैं, ये मैट्रिक्स बना रहे हैं बोन की। ठीक है, बोन हाईली वैस्कुलराइज्ड होते हैं। कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई ना नर्व सप्लाई होती है, लेकिन बोन में ब्लड सप्लाई बहुत सारी होती है, हाईली वैस्कुलराइज्ड। क्योंकि इसीलिए जब फ्रैक्चर होता है तो आपको पेन भी होता है। और फ्रैक्चर जब जुड़ता है, क्यों जुड़ रहा है फ्रैक्चर, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई काफी अच्छी है और कंटिन्यूअसली मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है ऑस्टियोसाइट्स की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कार्टिलेज में ब्लड और नर्व सप्लाई दोनों ही नहीं थे, यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी है और नर्व सप्लाई भी है, तभी तो आपको फ्रैक्चर में दर्द होता है। ठीक है, सो मेनली इनमें जो ऑस्टियोसाइट्स है इनको हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट भी कहते हैं। ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, इनको ऑस्टियोब्लास्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट। तो फंक्शन क्या है, ऑब्वियसली दे आपकी पूरी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो बोन पे ही बना हुआ है। दे फॉर्म द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। इट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स एंड लीवर्स द मसल। मसल की फंक्शनिंग में हेल्प करता है, क्योंकि मसल बिना बोन के और बिना बोन के मसल कुछ भी नहीं है। तो इट इज बेसिकली द skeletal tissue is connected to muscular tissue, so both are playing very important role. तो मसल एक्शन तभी होगा जब वो बोन से अटैच होगी। ठीक है, इट स्टोर अ लॉट ऑफ कैल्शियम मिनरल्स। कैल्शियम बहुत सारा स्टोर होता है इनके अंदर, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, फैट भी होता है, और बोन के अंदर बोन मैरो होता है जो ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है। तो बोन के अंदर जब आप बिल्कुल अंदर देखोगे, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको पता होगा, कई बार लोग बोन मैरो भी खाते हैं। बोन मैरो फॉर्म्स दी, it is very important area of the bone, it forms the blood cells mainly। जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे जो सेल्स हैं वो कहाँ से बन रहे हैं, बोन मैरो से। ठीक है, तो बोन मैरो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, और ये पूरी बॉडी का स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाते हैं। ओके, फाइन। सो हियर वी आर कंप्लीटिंग द बोन cartilage। okay, next we are coming to blood। तो blood क्या है, आपको पता है कि जो blood है वो एक fluid connective tissue है। it consists of different type of cells। तो इस blood की जो matrix है वो liquid matrix है। ठीक है, मतलब मोस्टली ये पानी से ही बना हुआ है। ठीक है, इनके लिक्विड मैट्रिक्स को हम बोलते हैं प्लाज्मा। लिक्विड मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, विच इज नियरली you can say mostly made up of water। The plasma is mostly made up of water। okay, and there are some proteins in it, and it also consists of clotting factors। जो जब blood निकलता है तो उसको क्लॉट करने में ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हेल्प करते हैं। ठीक है,
उसके अलावा रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, ब्लड के दो पार्ट है, एक लिक्विड पार्ट जो कि प्लाज्मा है और सेलुलर पार्ट जो कि जिसमें सेल्स आ जाएंगे आपके। तो सेलुलर पार्ट में क्या क्या आ जाएगा आपका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। क्लियर बेटा, गुड इनफ। सो अब इसके बारे में आपको कंटिन्यू पूरा डिटेल बता चुकी हूँ। फंक्शन क्या है, ऑब्वियसली जो वो ब्लड है हर जगह फ्लो कर रहा है, तो रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज को प्रमोट करेगा। जो भी आप खा रहे हो वो न्यूट्रिएंट्स सारे ब्लड के थ्रू ही जाएंगे। इम्यून रिस्पॉन्स, कोई भी आपकी बॉडी में कोई फॉरेन एजेंट आता है तो उसको किल करने का काम भी आपका ब्लड करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत सारे इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, ये सारे जो सेल्स हैं ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग, मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मा है उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करेंगे। जब भी आपको कोई इंजरी हो रही है तो उस टाइम पे जो भी ब्लड निकल रहा है उसको क्लॉट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे ब्लड वेजल्स में फ्लो करते हैं। तो जो ब्लड है वो ब्लड वेजल्स में फ्लो करेगा। ब्लड वेजल्स हमारे पास अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, तो आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज सबसे पतली होती है, वेरी थिन। ठीक है, आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक होती है। ठीक है, वेन्स की भी थिक होती है बट नॉट एज थिक एज कंपेयर टू आर्टरी। आर्टरी की ज्यादा थिक होंगी, वेन्स की थोड़ी कम थिक होंगी और कैपिलरीज बिल्कुल पतली होंगी। ठीक है बेटा, आर्टरीज में मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, वेन्स में मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और कैपिलरीज जो होती है वो आर्टरीज का ही एक डिवीजन होता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है। ठीक है, तो आर्टरीज से बनती है कैपिलरीज और कैपिलरीज से बनते हैं वेन्स। ठीक है, कैपिलरीज वापस मिलके वेन्स बना देता है। तो इसको और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये आपका सेल का कंटेंट है। ब्लड का कंटेंट है ये, राइट। तो प्लाज्मा हमारे ब्लड में 55% होता है और बाकी का 45% जो बचा हुआ है वो सेलुलर एलिमेंट है। ब्लड के दो कंपोनेंट है, फ्लूइड और सेलुलर। फ्लूइड कंपोनेंट 55% है और सेलुलर कंपोनेंट 45% है। ठीक है, और प्लाज्मा में मोस्टली हमें सब कुछ मिलेगा, वाटर मिलेगा, आयंस मिलेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, एंटीबॉडीज मिलेंगे। उसके अलावा सब्सटेंसेस, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, हार्मोन, सब कुछ। उसके अलावा जो आपके सेल टाइप है जैसे कि आपका व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल्स हो गए, प्लेटलेट्स मिलेंगे। और व्हाइट ब्लड सेल्स के अलग अलग टाइप होते हैं जैसे कि बेसोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। तो ऑल दीज आर डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी जो है हमारे बॉडी में बहुत डाइवर्स रोल प्ले करते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। दे आर मोस्टली हेल्पिंग इन creating immune response against pathogens, means infection causing agent, या you can say infectious agent के against immune response produce करने में help करते हैं। okay, so this is about blood। ठीक है, तो ये देखो आरबीसी किस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये सारा प्लाज्मा है, सारा लिक्विड पोर्शन है, उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये देखो ये व्हाइट ब्लड सेल दिख रहे हैं, कहीं कहीं प्लेटलेट्स दिखेंगे छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं, ये स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स, ये आपके प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, जो स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स हैं ये सारे आपके प्लेटलेट्स हैं, और जो फ्लूइड पोर्शन आपको दिख रहा है वो प्लाज्मा है। ठीक है बेटा, फेयर एनफ, राइट। सो आई टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में 90% सारा पानी होता है। उसके अलावा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, आरबीसीज को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इनमें ये रेड इसलिए दिखती है क्योंकि इनके अंदर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इस फॉर्म में हमारी बॉडी के सारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है। तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा।
ठीक है। तो हमारे जो एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ओलंपियाड लेवल का मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होगा मैच्योर आरबीसीज में। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैमल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक ह्यूमंस के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता आरबीसीज में। ठीक है, अब आते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मैंने आपको बताया था कि डाइवर्स रोल प्ले करते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एंड दे function by in the providing defense to your body. If they create immune response against any kind of foreign agent like bacteria, they produce antibodies against these bacteria. तो जैसे ये एंटीबॉडी होती है, इस तरीके से ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। तो यहाँ पे आकर एंटीबॉडी क्या करेगा, अगर इसको कहीं एंटीजन दिखेगा, कोई बैक्टीरिया क्या है एंटीजन, तो जब भी कोई एंटीजन दिखेगा उसको ऐसे बाइंड कर लेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इन दोनों के बीच में बहुत फाइटिंग होगी और ये अल्टीमेटली क्या करेगा, एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा, बैंड बजा देगा इसकी। ठीक है, फेयर इनफ। तो ये हमारे डब्ल्यूबीसी के टाइप है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, ये खा जाते हैं बैक्टीरिया को, पकड़ के खा जाते हैं, फैगोसाइटोसिस कर देते हैं। मोनोसाइट भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे स्यूडोपोडिया बना लेते हैं और ये देखो कैसे खा रहे हैं, फैगोसाइटोसिस कर देते हैं। ठीक है, और बेसोफिल क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं, हिस्टामिन और हेपारिन जैसे। ये मोस्टली एलर्जिक रिएक्शंस में निकलते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस, रेडनेस, इचिंग वगैरह कॉज करते हैं। इओसिनोफिल भी एलर्जी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करते हैं। ओके, fair enough. So in the next class we are going to start with the muscle tissues. So by that time you all can revise properly because it is a very huge chapter. So just revise it very nicely and come back with a lot of doubts. Take care everybody. Bye.